टेस्ट वाला तो करेंगे। ठीक है हाँ तो जी हम बात करते हैं कल आपको इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया थे, मतलब कि उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और थोड़ा सा उससे आगे करेंगे। ठीक जब देखेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, मतलब कि कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो डाउट सही सही है। ठीक बताओ 13-14 नहीं हुए आज बराबर टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है चलो देखते हैं अभी 13-14 क्वेश्चन क्या है। दिमाग से तो देखते हैं नहीं बैठे जाता है। ठीक है भैया इधर 13 और 14 क्वेश्चन बता रहे हैं एक बार, 3 डाउट है ना, तो 13-14 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं एक बार ध्यान से, क्या डाउट है इसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए क्या भाई? मैं आपको जो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक बार देखें। एग्जांपल नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं होगा मैं कराऊंगा भी थोड़ी देर में वेट करता हूं। ठीक है एक एग्जांपल नंबर 13 आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है एक 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, और एक 14 क्वेश्चन, एक 18 क्वेश्चन और एक 19। 18 तो 2018 में आया था, 18 क्वेश्चन 2018 में आया था। ठीक है हाँ मैं एग्जांपल 13 भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम जो यहाँ पे देखिए चलो मैं एग्जांपल 13 का आता हूँ, फिर क्वेश्चन पाता हूँ, फिर मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करना स्टॉपिंग, फिर मुझे आज कंप्लीट करना है कैसे भी करके। जरा ये आज आपको टेंजेंट नॉर्मल बेसिक समझा दूंगा। ठीक है वो जरूरी है, उस आप आज समझिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से भैया। एग्जांपल 13 की बात कर रहे हैं खुशी चौधरी और फिर 34 क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्या था एग्जांपल 13 क्या कहता है सर, क्या रहा एग्जांपल नंबर 13 का एग्जांपल नंबर 13 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर भी। ठीक है तो जरा एक बार देखिए एग्जांपल नंबर 13 की बात करो आपसे। इस तरह फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, आपको इंटरवल्स निकालना है इन विच द फंक्शन f गिवन बाय। आपके पास एक फंक्शन दे रखा। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 और 9, 5, 14, 18, 19 और 18 क्वेश्चन 2018 में आया हुआ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इसके अलावा क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट है, जो 18 का 2 नंबर में आया हुआ है, और एक आप आएंगे तो मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है और 4 नंबर में आया था। एग्जाम्पल नंबर 32 पेज नंबर 224, एग्जाम्पल नंबर 32 पेज नंबर 224, ये 4 नंबर में आया था। ठीक है ये चॉइस में था। एक मिनट जाए करेक्शन में ध्यान सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 32 2018 में 4 नंबर में आया था, 2018 में 4 नंबर में। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 ये 2019 में 2 नंबर में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 2019 में 2 नंबर में, और एग्जाम्पल नंबर 32 एग्जाम्पल नंबर 32 यह 2018 में 4 नंबर का। जिस साल मैं बोर्ड को चेक करने गया था ये वहां पे था, और हम वहां पे एक थे। ठीक है जी यानी कमांडर कॉपी चेक हुई थी, और ये हुई थी वहां पे स्टेट आनंद जयपुरिया स्कूल है सेक्टर 14C में। चलिए जरा एक बार बात करते हैं
एग्जांपल 13 की आपसे बात करते हैं। तो क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय, आपके पास एक फंक्शन है fx, ये गिवन बाय क्या जी, sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है भैया। और ये कह रहा है आपसे कि जो ये फंक्शन है ना x, ये 0 से 2 पाई तक के लिए रखा है इसमें, कि ये जो x है वो 0 से बड़ा है और बराबर है, और 2 पाई से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, लेकिन इंटरवल आपके पास कितना है, यानी अगर बात की जाए 0 से 2 पाई के लिए बात कर रहा है, ये आप यहाँ रियल की बात नहीं कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के लिए बात कर रहे हैं। आइए एक बात सुनाओ, डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं करूंगा तो होगा f डैश x sin का cos x, cos का माइनस के sin x, भाई sin x का cos x और cos का माइनस के sin x, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, f डैश x इक्वल टू 0, तो यह cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू कितना हो गया, sin x, ठीक है। तो ये आपके पास वो पॉइंट निकालने, या तो इसको नीचे जाओ या फिर इसको नीचे जाओ, तो tan x इज इक्वल टू 1, कि cos को मैंने शिफ्ट कर दिया और sin अपॉन cos कितना हो गया, tan x। अब ये देखो 1 कहां पे इसकी वैल्यू होती है, 0 से 2 पाई के लिए, मतलब 0 से 2 पाई तक के लिए इसकी वैल्यू 1 कहां पे होती है, तो मैं बता दूं, एक होती है π/4 पे और एक होती है 5 π/4 पर, हाँ है ना। तो अगर आपको सीधे लिखूं तो क्या लिखूंगा, tan π/4 एंड tan 5 π/4, सही बात तो ये होगी, यानी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड मतलब 180 प्लस 45 कर दो, 225 हो गया, 180 प्लस 45 225 हो गया ना, हो गया। तो उसका क्या हुआ, यहाँ पे x आया हुआ है तो π/4 आया, एंड दूसरा क्या हो गया 5 π/4। आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई तक है, 0 पर किलोज है भैया, 0 पर किलोज है और 2 पाई पर भी किलोज है। अब पीछे पॉइंट देखो π/4 और एक 5 π/4, उसने कहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ की बात सुनिए ध्यान से, तो ये होगा तो 0 से π/4, π/4 से 5 π/4 और 5 π/4 से 2 पाई। यहाँ ऊपर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जगह पे क्या रहेगी वैल्यू 0 बन जाएगी, मेरी बात ध्यान नहीं रहेगी, क्योंकि देखो ध्यान से cos π/4 और sin π/4 सेम होते हैं, ऐसे ही cos 5 π/4 और sin π/4 सेम हो जाएंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी 0, क्योंकि इसके फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया मैंने यहाँ पे, और ये किलो इसलिए क्योंकि वहाँ पे दे रखा है बुक में या क्वेश्चन आपके कि 0 से 2 पाई तक की बात कर रहा है। अब मेरी बात समझे ध्यान से, हम पहले इंटरवल में चेक करेंगे, तो आपके पास f डैश x है कितना, सुनिए कुछ चौधरी ध्यान सुनिएगा, f डैश x है कितना आपके पास, cos x माइनस के sin x, सभी ध्यान सुन लीजिए एक बार, cos x माइनस के sin x, ठीक है, cos x माइनस के sin x। अब आप देखते हैं पहले 0 से π/4 के लिए, फिर π/4 से 5 π/4 के लिए, फिर 5 π/4 से 2 पाई के लिए। अब मैं आपको बता दूं 0 से π/4 फर्स्ट करंट होता है, और 0 से π/4 दोनों cos के लिए बड़ी होती है कंपेयर टू sin, आप चेक कर लो, cos जो कितना होता है 1, फिर cos 30 √3/2 और sin 30 कितना होता है 1/2, तो √3/2 बड़ा होता है, फिर π/4 आपको लेना नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आपसे बात की जाए तो इस इंटरवल के दौरान cos क्या होता है बड़ा होता है, इसके कंपेयर में sin के कंपेयर में, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपसे बात किया तो स्ट्रिक्टली, क्योंकि π/4 आप ले नहीं रहे तो 0 तो बनेगा ही यहाँ पे, सही बात है। अब बात करते हैं π/4 से 5 π/4 तक, तो आप दूसरे से होते हुए तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं, दूसरे से होते हुए तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं। अब आप मुझे बताओ पहले π/4 से 5 π/4 तक के लिए, तो पहले आपकी एक बात क्लियर करता हूं, अब π/4 से π/2 तक साइन वैल्यू बढ़ी जाती है, cos की घटती है,
तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। पाई बाय 4 से मैं पाई बाय 2 की बात कर रहा हूँ। अब पाई बाय 2 से पाई आ जाओ, पाई बाय 2 से पाई तक आ जाओ। पाई बाय 2 से पाई मतलब कोस बाय नेगेटिव, साइन क्या होता है, तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अरे नहीं समझ मेरी बात, मेरा सुनो मैं ध्यान से, आराम से ब्रेन का इस्तेमाल करो। मुझे पता तुम्हारे पास थोड़ा सोचने की शक्ति कम होती है, और फिर भी सुनिए एक बार। मैंने कहा पाई बाय 4 से पहले मैं पाई बाय 2 की बात करता हूँ, यानी कि फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक की बात कर रहा हूँ। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के दौरान कोस की वैल्यू बड़ी होती है कंपेयर टू साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस माइनस साइन। सुनो ध्यान से, यहाँ तो आपके पास वैल्यू तो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, साइन बड़ा है और कोस छोटा हो जाएगा, तो ये होगी नेगेटिव। ये भी क्लियर हुआ। फिर सुन ले, फिर क्या होता है इस तरह का। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव। तो बाहर तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव बन गया, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो जुड़ तो जाएंगे, पर मिलेगी किसमें, नेगेटिव में। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं 180 प्लस करने पर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, पर ये प्लस हो जाएगा। पर लेकिन 180 प्लस करने पर साइन क्या होती है, जैसे 180 प्लस 30 तो माइनस साइन 30, तो उस समय कोस की वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू साइन के, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव बनेगी। मेरी बात समझ रही कैसे, आओ दिखाओ। अगर मान लो मैं आपसे कह लूं साइन 210 निकालो, साइन 210, तो क्या होगा, साइन 180 माइनस के साइन 30 कितना, माइनस के 1/2। अगर मैं कहूं कोस 210 निकाल दो, तो कोस 180 प्लस 30 माइनस के कोस 30 कितने लोगों के पास, माइनस के √3/2। अब रखो यहाँ पे, देखो माइनस के √3/2 और वो माइनस माइनस प्लस के 1/2, तो ये नेगेटिव होना ज्यादा बड़ा। तो मैं कह रहा हूँ 180 प्लस करने पर भी, तो 180 से 225 के दौरान कोस की वैल्यू बड़ी होगी और साइन की छोटी होती है। तो जब वहां रखोगे वैल्यू तो पॉजिटिव जाएगा, पर तो नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या, इस पूरे इंटरवल के दौरान वैल्यू क्या मिलेगी, आपकी नेगेटिव मिलेगी, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा। अब मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ मैं अभी गलत कह रहा हूँ क्या। मैं तो एक एक पॉइंट ओपन कर दिया, एक एक पॉइंट ओपन कर दिया, सब पे बता दिया, आपको चेक करके। अब बात करते हैं 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में, यानी थर्ड से होते हुए फोर्थ पॉइंट में। तो थर्ड से फोर्थ तो जाते जाते फोर्थ में ये होता है पॉजिटिव, साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या मिली आपके पास, तो ये होगा स्ट्रिक्टली बताओ। कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि ये क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव होता है, कौन जाती कोस, और एक होता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वैल्यू बढ़ेगी। और वैसे भी 5 पाई बाय 4 के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और ये छोटी हो जाने जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वैल्यू मिलेगी आपके पास। आप चेक कर लो किसी पॉइंट पे, आप कहीं भी चेक कीजिएगा, तो आपका उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव मिलेगी। अब बताओ क्या समझ में आया, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आसान था, आपने करा नहीं, क्वेश्चन आसान था, आपने करा नहीं भी सही से। अब क्लियर है, अब क्लियर है। एक 13 14 पूछा जाता है मुझसे क्वेश्चन, 13 और 14 क्वेश्चन। चलिए एक बार देखते हैं 13 14 क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बढ़िया शाबाश। रिया को समझ में आ रहा है, वानी मित्तल को समझ में आ रहा है, आशी बढ़िया शाबाश, समझ में आ गया बेटा, अंजलि ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। कीर्ति बंसल, कीर्ति त्यागी कहाँ है आज, किसी का समझ में आ गया क्वेश्चन है अभी, प्रिंस वर्मा समझ में आ गया भैया, संभव ठीक है, बहुत बड़ा शाबाश बेटा, संभव पढ़ने लगा आजकल तो। चलो अभिनव के लिए, कीर्ति त्यागी के लिए है, तुषार भारद्वाज बढ़िया शाबाश। चलिए मैथ आसान है काफी, है ना, उन्हीं ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 की सोनिया, वाली मित्तल नहीं है क्या, या सोरिया सुबह। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं आपसे, कनिष्का समझ में आ गया, सोरी ठीक है। कह रहा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय fx is equal to x power 100 plus sin x minus 1।
सोने कैसा मजाक वाला क्वेश्चन पूछा हो गया तेरा भाई 30 क्वेश्चन तेरा क्वेश्चन करे भी है करे करते रहिए चलता रहिए 30 क्वेश्चन है भैया ध्यान से बता रहे क्वेश्चन on which of the following interval is the function f given by fx is equal to देखिए मैं क्या क्या fx is equal to x की पावर 100 एक हमारे कहावत होती है कहते हैं पिताजी के हाथ में फावड़ा भी खुरपा लगे है और अपने हाथ में खुरपा भी फावड़ा लगे है। मैथ में पढ़ा रहा हूँ आसान लग रहा बड़ी अच्छी बात है लेकिन जब तुम खुद करोगे नहीं होने का तो इसलिए साथ साथ चलते काम अपना पेंडिंग मत छोड़ेगा ठीक है जी काम पेंडिंग में ना छोड़े साथ के साथ काम करें समझा ट्रायंगल से मुके हसराने जब देख के हाँ जी x इक्वल टू x पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 प्लस sin x माइनस के 1 तो सुनिए यहाँ से क्वेश्चन इसके बारे में एक बार अच्छे तरीके से सुनिए इसे कहता है आपके पास एक फंक्शन है x की पावर 100 प्लस sin x माइनस के 1 कह रहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा कौन से इंटरवल में यो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भैया कौन से फंक्शन में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वर्ड पूरा का है कौन से फंक्शन मतलब कौन से इंटरवल दौरान ये पूरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इससे पहले आपको पूछा था ये ठीक है तो मेरी बात ध्यान समझिए सबसे पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमें ये बताना है कौन से इंटरवल के दौरान फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए इसके बारे में बात करनी है आपसे तो जरा देखिए आपके पास इंटरवल हैं 0 से 1 है π/2 से पाई है 0 से π/2 है और नन ऑफ दीज है तो आपके पास में इंटरवल सारे कौन कौन से क्या बोलोगे ये क्या है ओपन है ना बी क्या है π/2 से पाई ये भी ओपन है चलो 1 पे स्प्लिट होगा सी 0 से π/2 ओपन है ये देखिए जरा भाई ओपन है ये मेरी मन और बी है नन ऑफ दीज अब एक बार देखिए ध्यान से सबसे पहला आपका प्रोसेस क्या है f डैश x कितना हो गया 100x की पावर 99 sin x का 1 का 0 सोने शून्य जरा एक बार ध्यान से 0 से 1 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा 100 इंटू पॉजिटिव रहेगा जो भी पावर cos x अब आप देखो 0 से 1 के बीच में रखना आपको 0 से 1 के बीच में तो मैं बोलता हूँ ये 1 रेडियन होगा 1 रेडियन की वैल्यू है ये ठीक है ये वैल्यू तो ये 1 रेडियन होगा तो रेडियन की वैल्यू 67 डिग्री के आसपास है तो ये तो फर्स्ट टर्म अप्लाई करेगा और फर्स्ट टर्म इसका क्या होती है पॉजिटिव आंसर क्या है तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग क्या होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दूसरा चेक कर लो आप π/2 से पाई के दौरान 100 यहाँ π/2 से पाई का मतलब क्या होगा आपको जानते हैं कि लगभग इसकी वैल्यू 2 के आसपास होगी है ना भाई π/2 से पाई मतलब कि 90 से आप जानते हैं 130 में तो होता है एंगल में बात की जाएगी अगर सिंपल आप न्यूमेरिकल लेते वैल्यू तो π/2 से पाई मतलब पाई लेते 3.14 तो उसका हाफ कर लो 2 पॉइंट समथिंग होगी मतलब 1.5 समथिंग आएगा पर मैं तो उनके बीच की बात कर रहा हूँ तो 2 ले लो और आप 2 का पावर 99 करेंगे 2 की पावर 99 बहुत बड़ी होगी अब कोस पे रहेगा π/2 से पाई बोलते नेगेटिव वैल्यू पाई से तो -1 से 1 तक जाती है तो मैक्सिमम जो वैल्यू इसकी होगी वो -1 से ऊपर नहीं जाएगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी -1 तब भी तो आंसर क्या आएगा स्ट्रिक्टली f डैश x तो अपना भी पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नन ऑफ दिस का आंसर है क्या समझ में आया सोने का लड्डू का क्वेश्चन था कि सोनिया ये तो आसान का क्वेश्चन था 14 आइए जरा एक बार 14 क्वेश्चन देखिए एक बार 14 क्वेश्चन हाँ चलिए 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखिए एक बार ये अच्छा क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a आपको a की लीस्ट वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। ये क्वेश्चन सही कर लेना। यहाँ पे लिखा होगा इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान रहेगी, हाँ या ना? थोड़ा क्वेश्चन का मिस्टेक है, सही कर लीजिए इसको। इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, ये 1 से 2 क्लोज इंटरवल में होगा बल्कि। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हियर एफ एक्स इज इक्वल टू रखा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के 1। ये क्वेश्चन भैया करा इज इंक्रीजिंग, चलो इंटरवल क्लोज करना। हाँ, इज इंक्रीजिंग 1 to 2। इसने कहा ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन 1 से 2 तक के लिए, तो एक ही वैल्यू बताओ क्या होगी? ये तो कहा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन ft1 by a इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 से 2 तक के लिए, 1 से 2 तक के लिए क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक वैल्यू बताओ। अब आपसे मतलब क्या हुआ, आप खुद बताओ कि इंक्रीजिंग की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, किससे कर रहा हूँ मैं? इंक्रीजिंग। यानी कि अगर आपसे बात की जाए कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 2 रखूं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हाँ है ना? तो मतलब आपको देखिए इस मतलब क्या हुआ? दैट मींस वी कैन से जो x है वो 1 से 2 तक के लिए डिफाइनेबल है, हाँ है ना? अब आओ जरा यहाँ से एक बात, हमने इसका f डैश x करा, क्या करा? f डैश x 2x प्लस 8 तो आएगा, हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो दो ट्रिक है, मैं आपको दो ट्रिक समझाऊंगा, ध्यान समझे इसको अच्छे पहले। तो मैं आपको कौन सा समझाऊंगा? x क्या 1 से 2 है ना, हमें निकालना है एक वैल्यू, तो यहाँ पर जुगाड़ करते हैं। देखो कैसे, इस पूरे का 2 से इंटू कर दो, क्या कर दो? 2 से इंटू 2, ये होगा 2x 4, फिर इसमें a ऐड कर दो सब जगह। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इस तरह क्योंकि इसको लाने के लिए, इसको लाने के लिए, यानी कि f डैश x ये 2 प्लस a से 4 प्लस a कितना अप्लाई करेगा? अब उसका मतलब फॉर लीस्ट वैल्यू, उसकी लीस्ट वैल्यू ये होगी। अगर बोले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग क्यों करा? इससे क्वेश्चन गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन साथ आ जाएगा काउंट। अगर ये स्ट्रिक्टली होगा तो ये ओपन काउंट होता है, क्या होता है? ओपन, तो वैल्यू डिफाइन नहीं होती। अब फॉर लीस्ट वैल्यू, फॉर लीस्ट वैल्यू ये क्या होगा? 2 प्लस a इक्वल टू 0, वैल्यू निकाली ना सबको यहाँ पे, तो लीस्ट वैल्यू 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया? हाँ है ना? अब बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, बस आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान से आपके पास f x कितना है? x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं क्या डाल दूं? माइनस के 2, तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कभी भी क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा? हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन का मैंने आपको वेरीफाई कर दिया। अगर आपको किसी को समझ नहीं आता तो ये भी देखिए आप एक मिनट। f डैश इक्वल टू 2x प्लस है, 4 क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 2x, and the least value of x and the least value of x from its domain कितना था? 1 से 2 था ना, तो भैया x की कितनी है? is 1 तो थी, तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ गया? -2 into 1, तो a इक्वल टू कितना आंसर आ गया? -2। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, दो तरीके से आपके पास पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। पहला आप निकालिए f डैश x, तो f डैश x इक्वल टू कितना हो गया? 0, तो यहाँ से वो कितना होगा? a इक्वल टू माइनस के 2x। अब इसने कहा था ये इंक्रीजिंग है, तब जब x 1 से 2 तक लाई करता हो, तो x की सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी है इंटरवल में? 1 ही तो है भाई, सबसे लीस्ट वैल्यू 1 ही है ना है, तो भैया यहाँ पर दिया आपने द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज 1, तो इक्वल टू कितना? -2 into 1, तो इक्वल टू कितना आंसर आ गया? -2। आप सिंपल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक ट्रिकेबल भी है, क्योंकि x यहाँ कर रहा है तो आप इस फंक्शन का ऐसा बना दीजिएगा। तो मैंने इसको ऐसा ट्रिक बनाई यहाँ पे, और इसकी लीस्ट वैल्यू है 2 प्लस a, और 2 प्लस a क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना? a निकालना है। कोई दिक्कत तो होता पहले समझ में आया या नहीं आया? और वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे इक्वल टू माइनस डाल देंगे, तो एक कंप्लीटिव स्क्वायर बनता है, और किसी भी चीज का कंप्लीटिव स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा?
पॉजिटिव बनेगा, आप बना के देखो ग्राफ, और इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, हमेशा वैल्यू बढ़ती हुई देगा। चेक कर लो आप, चाहे कहीं भी आप चेक कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए, यहाँ पे एक्चुअली कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, तो जो आपका ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा आपका वो क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बनेगा, सॉरी इंक्रीजिंग का बनेगा, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग के लिए प्रूफ कर रहा हूँ ना। तो आप यहाँ पे x के लेवल 1 रखें तो 1 1 कितना होगा, 1 होंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। तो आप इसमें निकलता है अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। यानी एक आंसर कितना है, -2, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कोई डाउट है क्या किसी को? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो रहा है भैया 15 क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, लेट I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f given by a is strictly increasing on I। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, हर चीज अप्लाई करेगा, -1 से 1 अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको खुद करना भैया, इसको पहले आप डायरेक्ट करोगे, पॉइंट निकालोगे, तो ये डिसजॉइंट होगा -1 से 1 के लिए, मतलब -1 से 1 के बीच के लिए कभी देगा, डिसजॉइंट हो जाएगा इंटरवल में से I के, I मतलब इंटीजर नंबर, ये आपको खुद करना है भैया। 16 आपको खुद करना है, 17 खुद करना है, तो लड्डू से क्वेश्चन है 18 लगूंगा एक बार, है ना। चलिए एक बार 18 देखते हैं भैया। 18 में दिक्कत आ रही है, वैसे दिक्कत तो आनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कह दिया इंपोर्टेंट है उसको पूछ लेंगे, ठीक है। जरा ये बात देखते हैं, टिप क्वेश्चन भी मैं रब कर दे रहा हूँ, बढ़िया शाबाश सभी लोग, बढ़िया वेरी गुड बेटा शाबाश। एटीन भी हो गया, अरे शाबाश लड़के। मेरे एग्जाम आपके पास 18 क्वेश्चन क्या है, क्या बोला भैया, fx equals to x cube fx equal to x cube minus 3x square minus 3x square plus 3x minus plus 3x minus 100। देखिए ध्यान से, अरे वाह दिया शाबाश, एक तक भी होगा, अरे वाह बच्चों शाबाश, बढ़िया शाबाश बच्चों। इसका ग्राफ प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx, अच्छा ये प्रत्येक का भी हो गया, fx is equal to x cube minus 3x square plus के 3x minus 100। अच्छा जी आगे का भी हो गया, ओहो भाई सुमा जी का भी हो गया। इज इंक्रीजिंग इन r, ये कह रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन r मतलब रियल नंबर के लिए। ओहो किसी त्यागी का भी हो गया, आपको सबका हो गया, अंकित चौधरी का भी हो गया, शाबाश बेटा शाबाश, भगवान तुम्हें और बुद्धि दे, तुम और पढ़ो, ट्रायंगल से मुके बस नीचे चलते रहिए, तू भी कर लेंगे क्वेश्चन तो भी। अरे भैया हाँ ये बात अलग है, f डैश x कितना है आपके पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3, चलिए क्या बना फिर, मैं आपको शॉर्ट ही करता हूँ। हाँ जी तो जैसे हाथ से खुशी जी का भी हो गया, चलो भैया खुशी शर्मा शाबाश, 3x स्क्वायर नाम ले दूं मैं, अच्छा लगा बच्चों को सो जा तो। चलिए 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3, मैं आपको शॉर्ट कराता हूँ, 3 को मिलेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, क्या पे शुरू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 का, तो f डैश ऑलरेडी क्या हो गया, क्या लिखोगे, चाहे आप कुछ ले रखो यहाँ पे, आप चाहे यहाँ पे कुछ लेके यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा f डैश x is always greater than equal to, so this function is increasing function। तो लड्डू सा क्वेश्चन है, फिर कोई पूछा तो 90 हो जाएगा भैया, तो हो गया आराम से, विद्या मंदिर तुम करते कुछ बीएमसी 90 क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है 90 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश बच्चों। चलिए जरा एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 32 भी निकालते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32, फिर आते हैं टेंजेंट नॉर्मल, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना सारा का सारा। तो एक बार एग्जाम्पल 32 भी देख लो आप, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ए वाला देखिए, एक सेकंड एग्जाम्पल 32 छोड़िए एक मिनट, ये तो लोकल मैक्सिमम लिखा होगा, एक सेकंड। चलिए एग्जाम्पल 32 बात बनाइए तो मैक्सिमम का छोड़िए, और ध्यान लगा विकास करना, छोड़ो उसे भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। वो बात का डाल रेडी भैया, एक्सरसाइज 6.3 बात में आएंगे, डालिए एक्सरसाइज 6.3 और टॉपिक नाम डालिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया, इसका पूछा था 4 नंबर में, ये 100% आया क्वेश्चन भैया 4 नंबर में, टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज 6.3 टॉपिक का नाम क्या है, टेंजेंट एंड ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें भैया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और ये 4 मार्क्स का बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये इतने आसान है, मैं आपको कॉन्सेप्ट प्ले करूंगा, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। मैं आपको बताऊँ गिनती का पूरा 6-7 कॉन्सेप्ट लिखूंगा, उनके ऊपर ही क्वेश्चन बने, 1 या 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बस, और एनसीईआरटी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे, बस आपके 2 या 3 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा थोड़े से, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। पर मैं बता रहा हूँ आपको ये समझना है टेंजेंट एंड नॉर्मल होती क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए ध्यान से, टेंजेंट एंड नॉर्मल होती क्या है, पहले आप ये ध्यान से समझेगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ टेंजेंट कैसे क्या करूंगा मैं टॉपिक की, पहले फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड क्या है नॉर्मल। टेंजेंट तो क्या होता है, किसी भी कर्व को स्पर्श यानी टच करके निकलने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, यानी अ लाइन व्हिच टच द कर्व एट एनी पॉइंट, सिंगल पॉइंट पर, इस पर आप जानना टेंजेंट हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे ही टच करती है। दैट मींस अगर आपसे कहें भाई टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, अ लाइन व्हिच टच द कर्व एट एनी सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द कर्व। कोई भी एक लाइन जो किसी भी कर्व को टच करती है किसी एक मूवमेंट पर या किसी एक पॉइंट पर, उस लाइन को आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं कर्व की। तो जरा देखिए ध्यान से, आपके पास मान लीजिए आपके पास एक कर्व है और मैं बात कर रहा हूं आपके सामने इस कर्व की, जो ये एक्स सर्कल के अंदर खींचा गया है, ये एक्स है और ये वाई। तो कोई भी एक लाइन जो किसी एक मूवमेंट पर टच करके जाती है कर्व को, ठीक है। अब देख पा ध्यान से, नहीं हाँ या ना, देख पा रहे हो सब ध्यान से, सही है। तो मान लीजिए आपके पास एक कर्व है और ये क्या है, एक लाइन है जो इसे कहीं टच करके जा रही है, इसको बोलते हैं पी पॉइंट, क्या बोल दिया, एट पॉइंट पी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहले सही ध्यान से, मैंने कहा था आपके पास एक कोई लाइन है जो टच करके जा रही है किसी भी कर्व को एट पॉइंट पी पर, और मैंने कहा इस कर्व की कुछ न कुछ तो होगी, कर्व की कुछ न कुछ तो होगी। अब मुझे इसके इक्वेशन निकालना, कैसे निकालूं, दैट मींस भैया बात आपकी समझ आ, कहना क्या चाह रहे हो। मैंने आपके सामने एक टेंजेंट ड्रॉ की है किसी कर्व पर और जो किसी पॉइंट पी पर टच कर रही है। अब मान लो ये वाली जो लाइन है कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, नहीं बनाएगी, हाँ है ना। तो क्या मैं इसको थीटा बोल सकता हूँ, हाँ है ना। दैट मींस इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन ऑन एक्स एक्सिस या विद एक्स एक्सिस इज थीटा, यानी इस लाइन का झुकाव
इंक्लिनेशन तो झुकाव तो होता है, और झुकाव भी क्या कहता है, एंगल कहता है, और एंगल को यहाँ पे कहते हैं स्लोप बोलते हैं। तो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस इज थीटा। कोई दिक्कत ना किसी को? तो सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। तो जो ये एंगल इस मूवमेंट पर यहाँ बना रही है, वो उसी मूवमेंट पर कर्व भी सब्टेंड करेगा एक्स एक्सिस पर। मतलब भैया कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि जो स्लोप इस लाइन का है विद एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी पर, वही स्लोप किसका होगा भैया, कर्व का होगा। तो सबसे पहली बात सुनिए ध्यान से, नोट वाली बात। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एट पॉइंट पी द स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू होगा द स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अब मान लो इस P के कोऑर्डिनेट है x0, y0। मान लीजिए क्या नोट पॉइंट है x0, y0। अगर ना से नोट बोलो आप x1, y1 ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात तो एक है x1, y1, हाँ या ना, सही बात है। अब मैंने क्या कहा, आपके पास गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व, याद रखिए गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो सबसे पहले बात सुनिए, आपसे क्या कहा कि मुझे अगर मान लो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो जो कि कर्व को टच करती हो x1, y1 पॉइंट पर, और आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो सुनिए सबसे पहले, तो फर्स्ट आप मुझे बताओ द स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P इस क्या होगा, dy by dx एट x1, हाँ है ना, सही बात होगी नहीं होगी? यानी कि मैं आपसे अगर बात करूं कि मुझे अगर इस कर्व का स्लोप निकालना है तो मैं इस कर्व क्या कर दूंगा, डायरेक्टली कर दूंगा, और उस पर क्यों जो वो मैं डायरेक्टली करूंगा उसको बोलते हैं वेरिएबल स्लोप। क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्लोप। क्यों? क्योंकि कर्व तो मूवमेंट करता है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो जो स्लोप ऑफ कर्व होता है ज्यादा वेरिएबल होता है, मतलब कि घूमता रहता है, मूवमेंट में होता है। तो अगर मुझे स्थिर करना है, फिक्स करना है, तो मुझे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो मैंने क्या करा कि अगर मेरे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है और मेरे पास पॉइंट भी दिया गया है, क्योंकि मैं जब लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ टेंजेंट की, किसी मूवमेंट पर निकालना चाहूंगा। मैं भी आपसे क्या कहा कि भाई डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, किसी भी कर्व को किसी भी मूवमेंट पर या किसी भी पॉइंट पर टच करके जाने वाली लाइन को आप उसकी क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। किसकी, कर्व की। ये भी बोलना पड़ता है, टेंजेंट टू द कर्व बोलना पड़ता है। तो अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो मैं आपको पहले बताऊं कंडीशन क्या। मान लीजिए आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, इफ यू हैव द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड also have the point x1, y1, that means एक P पॉइंट है जहां पर टेंजेंट टच करने जा रही है। तो मैंने आपसे सबसे पहले एक नोट वाली बात ये कही कि एट पॉइंट P यानी उस मूवमेंट पर जो इंक्लिनेशन इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ है वो ही कर्व का भी होगा। दैट मींस जो स्लोप टेंजेंट का है वो ही कर्व का भी होगा उस मूवमेंट पर, यानी कि इस P पर। क्योंकि अगर मैं इस P को ही आगे बढ़ते चले जाऊं तो जो कर्व है ये भी लाइन की फॉर्म में आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस मूवमेंट का स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं वो स्लोप है क्या, स्लोप निकाले कैसे भैया। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट द स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P इज इक्वल टू dy by dx एट x1, y1। सही बात है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं भी। यहाँ पे स्लोप निकालने यहाँ पे। तो नाउ अभी हमने क्या कहा था कि जो स्लोप कर्व का वो किसका है, टेंजेंट होगा एट पॉइंट P। तो नाउ एट पॉइंट P स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा भैया, कितना होगा, dy by भागी एट, सही बात है नहीं है। अब हमें निकालनी टेंजेंट की इक्वेशन। अब देखो जानिए कि जो हमारे पास स्लोप था tan थीटा वो निकल कर आ चुका है, या इसको आप एम भी बोलते हैं या 2 पॉइंट का कोड का जूनिंग भी बोलते हैं। तो मेरे पास 2 पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तो मैं निकाल पाता। तो हमने क्या बोलते हैं इसको, dy by dx। ऐसे सारी फॉर्म में देता हूँ, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ये ऑलरेडी सारी फॉर्म होती है। तो इसका स्लोप तो ये भी तो हुआ dy by dx, हाँ है ना। तो नाउ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन
या any straight line, any line which passing through x1 comma y1 and having slope कितना भैया dy by dx किस पर x1 y1 इज क्या प्रतिबल भैया आपको अगर याद आ रहा हो तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन क्या आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 यानी एक पॉइंट से पास होने वाली और m स्लोप करने वाली 11th क्लास में रहती स्ट्रेट लाइन में तो क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx एट x1 y1 और यहाँ पे x माइनस x1 दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। मेरी बात समझ में पहले हाँ या ना, हाँ या ना? मैंने क्या कहा मेरी बात गलत है या सही है? मेरी बात गलत है या सही है? पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर ना समझ में दोबारा रिपीट कर दूंगा। भाई मैंने कहा नाउ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप dy by dx एट x1 y1। भाई तो लिखना पड़ेगा ना, फिक्स पॉइंट के लिए x1 y1 रखा है तो इज क्या होगा भैया आपने पढ़ोगी 1 पॉइंट लगा देता हूं बाय 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो लिखवाई है, प्रूफ भी कराई है सारी 11th में मैंने सारी प्रूफ भी कराई थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बीएमसी पढ़े तो ना कभी वहां प्रूफ इस लाइन का कहां पढ़ा? प्रूफ ना पढ़ा तो क्या फायदा बीएमसी का? इस थोड़े 1 लाख में मुझे दे तू मैं खाता हूं बड़े तरीके से हैं जान में छोड़े तो तुमने कहीं तो जिसकी बात मान ली मैंने अब नया निकाल दूंगा तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 तो y माइनस y1 m की फॉर्म क्या बोला आपके पास dy by dx क्योंकि ये इसका स्लोप है आए ना वो मैंने आपको समय पहले लिख दिया तो x माइनस x1 यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx एट x1 y1 इनटू x माइनस x1। यहां तक क्लियर है या नहीं है? हां या ना? डालिए ठीक। एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए टेंजेंट। फर्स्ट पॉइंट डालिए टेंजेंट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ डालिए टेंजेंट लाइन। क्या डालिए? टेंजेंट लाइन। देखिए a line which touch the curve at any point single point at any single point क्या लिखा है आपने? a line which touch the curve at any single point is called tangent line to the curve is called आज नया इस्तेलाह लिखा है ना पहले काम करा is called tangent line कहीं भी हद होएगा ना पेन बिना बताया मैं निकाले पेपर था is called अब भैया आयुष शर्मा माइक को वीडियो बंद कर ले सोता हुआ वीडियो देगा कार्ड लेटा हुआ तो भी तुषार बादल बन रहा तुषार की याद दिला दी। तुषार ठीक हो गया तुम? ठीक हो चलो इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द कर्व। क्लियर है बात तक? समझ में किसी को? हाँ या ना? देखिए नॉर्मल लाइन कोई बात ना बस सही हो जाए वो ठीक है बाकी कुछ और दिख जाता वो दिक्कत आती वो कोई दिक्कत ना वीडियो तो ओपन करनी कोई दिक्कत ना है। चलिए डालिए हेडिंग नॉर्मल लाइन। a line is called normal line to the curve। a line is called normal line। a line is called normal line to the curve if it is perpendicular if it is यार एक काम कर लो चलो देखो if it is perpendicular
intersect if it is perpendicular intersect at any point to the curve। अगर किसी मोमेंट पर, मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी, मान लिया आपके पास कोई एक कर्व है, तो आप देख किसी मोमेंट पर तो एक पॉइंट होगा यार, उस मोमेंट पर ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर। यार आपको डायग्राम लिखना है टेंजेंट का डायग्राम नहीं है, और नॉर्मल का नहीं, छोटा सा सुना लो। टेंजेंट का सुनाएंगे आप, ये टेंजेंट है बिल्कुल अभी भाई साहब मैं वो बताना चाह रहा था, किसी मूवमेंट को आपको दिखाना होगा तो आप इसका ऐसे दिखा सकते हैं अपने आप से, तो किसी मैंने पॉइंट बता दिया, तो ऐसे जल्दी बात नहीं करते वीएनसी भैया। टेंजेंट डायग्राम बनाएंगे, ये नॉर्मल का मैंने इसलिए पहले कहा किसी मूवमेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व के नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तभी तो नॉर्मल टॉपिक आप पढ़े, नॉर्मल लाइन टू द कर्व। डाल बनाइए डायग्राम, ये आपका टेंजेंट का डायग्राम है, बनाइए। और ये है नॉर्मल का, किसी मूवमेंट यहां डाल देना पॉइंट पी, ये क्या है, एट पॉइंट पी भाई डाल देना, कभी गड़बड़ कर दो मामला, यहां भी डाल दो एट पॉइंट, ठीक है भाई। देखो टेंजेंट पे एक मूवमेंट भी होती है, तो नॉर्मल भी एक मूवमेंट भी होगी। मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं कि कर्व का कोई एक हिस्सा ऐसा होगा या कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर लाइन अगर मैं खींचूं या इसे इंटरसेक्ट करूं कर्व को, तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। यही बात समझने की जो भी, किसके साथ, कर्व के साथ। ये कर्व साथ 90 डिग्री का एंगल है, कर्व चलो यहां पर आ रहा हो, ये बुद्धि का ध्यान रखना, यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे शेप, और शेप 90 कैसे चलेगी, जब आप इसके टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ऐसे, क्योंकि टेंजेंट भी बता पाएगी कि 90 है नहीं है, तो इसके टेंजेंट भी बना देना यहाँ पे वीएनसी। ये 90 शेप दिया हुआ है, तो अब जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि कर्व तो मूवमेंट जाता अगले ही पॉइंट पर, तो इसलिए इसके यहाँ पे मैं इस मूवमेंट लगा रहा हूँ, इस मूवमेंट पे नॉर्मल होगा, पर आप इसे नॉर्मल कब शो करेंगे, जब आप इसके यहाँ पे टेंजेंट स्केच कर देंगे। हाँ या ना, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है? अब लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। लिखिए भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, लिखिए भैया इफ वी हैव एनी कर्व, if we have any curve y, सही है, मैंने y बोलते क्योंकि आपको पता y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन टर्म्स ऑफ x से डिफाइन होगा। if we have any curve y, ब्रैकेट लिख लो, which is defined in terms of x, if we have any curve y, ब्रैकेट में लिख लेंगे which is defined in terms of x, and we want to find, and ब्रैकेट बंद कर लेना, हो ब्रैकेट बंद कर लिया, which define in terms of x, ब्रैकेट बंद कर लिया, and we want to find the equation of tangent, and we want to find the equation of tangent to this curve at any point p, at any point p, which coordinates are x1, y1, x1, y1। डायग्राम बनाइए और यहाँ पे लिखिए ये कर्व गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, और यहाँ लिखिए फाइंड, इसको आपको फाइंड करना लाइन को। हाँ इक्वेशन ऑफ कर्व भी गिवन है, इसके बाद लाइन बनने सकती है, पहले कर्व देगा तो लाइन निकालनी है। तो भी टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व है, तो कर्व को देगा भैया। डायग्राम बनाइए, गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व और गिवन आपके पास है पॉइंट भी, और वीडियो आज बनेगी नहीं, ध्यान रखना, टेक्नीशियन हमारा आया नहीं है, तो भैया जो छुट्टी पाए मुझसे मत पूछना, फिर कल टेक्नीशियन भी ऑनलाइन मिल रहा है, आज सभी टेक्नोलॉजी सहारा लेना पड़ गया।
बनाइए भैया जल्दी, ध्यान से बनाइएगा। जो आज अवकाश पर हैं वो अवकाश पर ही रहेंगे कल परसों भी। समझ आ रहा है टॉपिक। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखे आपको, ये पॉइंट भी गिवन है और लाइन रहेगी दूसरे पैर को लिखे यहाँ पर फाइंड। लिख लिया यहाँ पे बना डायग्राम। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए भैया, डायग्राम बन गया। अब तो बस 5 मिनट का काम है। कितना छोटा सा बना है, कितना पैसा बचाएगा पापा जी का? बड़ा उसको भी समझ गया, बड़ा सा करता है। चलिए भैया बस हो गया भैया तक, बस हो गया भैया, बन जाएगा, बन गया। लिखिए नेक्स्ट आंसर, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, to find the equation of tangent line to the curve, to find the equation of tangent line to the curve, requirement, to find the equation of tangent line to the curve with requirement, the requirement is slope and 1 point। भाई सही बात है ना, किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्लोप और सही बात है। अब नेक्स्ट ऐसे लिखिए, एंड वी नो दैट, अब यहां से कॉपी कर लो भैया सारा, यहां से ये पूरा, we know that at point P, यहां से कॉपी कर लो बड़े अच्छे तरीके से। यहां से कॉपी कर लीजिए। हो गया भाई कॉपी, हो गया। समझ में आया कुछ नया किसी के भाई, कोई डाउट तो नहीं है क्या? हो गई कॉपी? हो गई भाई कॉपी? अब एक पॉइंट तो लिखना है बस। हो गया भाई? सॉरी वो स्क्रीन ऑफ हो गई। अरे वो भैया सॉरी वो स्क्रीन ऑफ हो गई। अब ठीक है ना, जल्दी करो कॉपी। हो गई कॉपी?
हो गया। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। इतना आज आपको बस पढ़ना है, ठीक है, बस आज के लिए इतना करना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कल मिलते हैं आपसे।